देखिए, ये CDS 2025 का पेपर्स है जो अभी 13 अप्रैल को मतलब कल ही हुआ था। ठीक है। अगर आप यूपीएससी प्री देने जा रहे हो 2025 का जो इस ईयर होने वाला है, तो ये पेपर उससे पहले हो चुका है। अब ये पेपर आपको ये बताएगा कि यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंड क्या है, वो क्या कुछ ऐसा सोच रहा है जिस पे हम अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। और ये पेपर ये भी बताएगा कि क्या कोई मेजर चेंजेस होने वाले हैं या कोई मेजर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है यूपीएससी। ये पेपर आपको बता देगा। आपको पता होगा जब नेक्स्ट ईयर जियो साइंटिस्ट का पेपर पहले हो गया था, ठीक है, तो उस जियो साइंटिस्ट से यूपीएससी एग्जाम में थीम जो है, यूपी जो जियो साइंटिस्ट के थीम थे, बहुत सारे थीम करंट अफेयर के थीम जो थे वो रिपीट हुए थे। और 6 से 8 मार्क तक यूपीएससी एस्पिरेंट ने जियो साइंटिस्ट वाले पेपर से सिक्योर कर लिया था। वैसे ही अब एनडीए और सीडीएस का पेपर हो गया है। ये आपका सीडीएस का पेपर है 2025 का, एनडीए का भी हो गया। आपको दोनों पेपर अच्छे से देख के जाने चाहिए थे, और अगर आप यूपीएससी प्री देने जा रहे हो तो मैंने क्या किया है, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, वैल्यू एडिशन जो भी मुझसे हो मतलब मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया है आपके लिए। ठीक है। और अभी हम इसमें देखेंगे, और मैं ये भी बता दूंगा कि आपको कहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया गया, कहाँ से उठाया गए हैं क्वेश्चन, क्या शिफ्ट देखने को मिला है, क्या चेंजेस देखने को मिले, कौन से टॉपिक रिपीट हो सकते हैं। ये सब कुछ आपको अभी इसी में पता चल जाएगा। ठीक है। कुछ नए टॉपिक आप कह सकते हैं कि कुछ करंट अफेयर के टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इसमें रिपीटेड हैं, और वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके प्रीलिम्स में पूछा जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो मैंने डिटेल दिया है वो आप पढ़ेंगे ज़्यादा। मैं यहाँ पर वैल्यू एडिशन पढ़ाते चलूँ, ये ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ही अच्छा वे होगा। आप ये डाउनलोड कर टेलीग्राम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगी आपको मेन चैनल पर। वहीं से डाउनलोड करके आप ये पूरा पीडीएफ पढ़ लेना। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे वैल्यू एडिशन किए हैं आपके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। ठीक है। तो जो मैंने 4 से 5 घंटे लगाए हैं वो आपको अगर 1 घंटे में पढ़ के पता चल जाता है तो ये आपको मतलब करना चाहिए, आई होप। तो अब चलिए देखते हैं। देखिए, ये अभी एक दो क्वेश्चन जो हैं ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि साइंस से रिलेटेड हो, स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि फायर वॉल जो होता है इसका पर्पस क्या होता है। अब देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ सकता है, और आपको ऐसे क्वेश्चन करने का एक ही वे होता है कि आप इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, सेपरेट करके पढ़ेंगे एक बार, फायर और वॉल। अब वॉल से क्या पता चलता है, कोई बैरियर होगा, कोई ऐसा चीज होगा जो रोकता होगा किसी चीज को। ठीक है। और फायर से वैसे भी आग लगने की बात हो रही है कि मतलब किसी निगेटिव थिंग्स को ये रोक रहा होगा। अब यहाँ पर जब बाकी आप पढ़ेंगे जब ऑप्शन, तब आपको पता चलेगा। इसमें कह रहा है कि प्रिवेंटिंग, पहले ही पता चलेगा वॉल और प्रिवेंट करना एक ही कहीं ना कहीं कनोटेशन दे रहा है। कह रहा है कि प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर वाया इंटरनेट। तो फायर वॉल्स स्पेशली क्या होते हैं, ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बैरियर होता है जो ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच, मतलब आप जो यूज कर रहे हैं डेली नेटवर्क आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, और एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा मिलिशियस नेटवर्क जो आपके कंप्यूटर में पायरेसी कर सकता है, आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। तो ये फायरवॉल क्या करेगा, ऐसे नेटवर्क को रोकेगा। तो ये क्या कर सकता है कि ब्लॉक कर सकता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस को, वाइल ये अलाउ करेगा जो लेजिटिमेट कम्युनिकेशन होगा, लेजिटिमेट एक्सेस होगा। ठीक है। तो यूपीएससी पूछ सकता है, नो डाउट यूपीएससी कैन आस्क दिस। ओके। तो उसको याद रखेंगे। बाकी इसमें ये लिंकर होगा, आई डोंट थिंक कि यूपीएससी पूछेगा। हाँ, ये याद रखना, इसमें कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है, मतलब खराब वाला सॉफ्टवेयर जो खराब कर देगा आपका कंप्यूटर। एक बार यूपीएससी ने ऐसे पूछा था कि वन्ना क्राई क्या है, वहाँ पर ये क्या था, एक हैकिंग सॉफ्टवेयर था। ये आप कह सकते थे कि एक मलेशियस नेटवर्क था वन्ना क्राई। वैसे ही आप कह सकते हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर कौन से, टॉर्जन हॉर्स। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे हैकिंग एक एक्ट होता है ना, आपको पता ही होगा। पासवर्ड क्रैकिंग भी एक एक्ट है, एक प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कि करेक्ट करना। फिर फायरवॉल अभी हमने देखा, देखिए, और यहाँ ऑप्शन में दे दिया, वहाँ आंसर में दे दिया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। आप ऊपर ही देख के पता चल रहा सकते थे कि ये नहीं होगा, 3 में ही आप फंस सकते थे। और जिसमें आपका टोर्जन हॉर्स, आप इतना याद रखेंगे कि एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ ऐड करने वाली बात नहीं, जहाँ ऐड वाला होगा वहाँ पर।
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, मैं नहीं कहता कि ये यूपीएससी पूछेगा, बट एक जनरल नॉलेज के बारे में देख लीजिए कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, इमेज आपको कहाँ देखने को मिलता है? जब आप मूवी देखते हैं, मल्टीमीडिया इसको कहते हैं ना, मल्टीपल थिंग का जहाँ वो होता है। तो ये आप ये देखो JPEG और PNG, ये फ़ोटो फॉर्मेट होता है जिसमें आप यूपीएससी का फॉर्म जब भरते हैं तो फ़ोटो अपलोड करते हैं ना, PNG होता है या JPEG होता है, तो ये फ़ोटो फॉर्मेट है। ये तो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो मतलब यूपीएससी पूछेगा आपसे, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो देखिए यूपीएससी करंट अफेयर के वो क्वेश्चन जरूर ही पूछता है जो जनरल पब्लिक को इम्पेक्ट करने जा रहा है। जैसे कहीं वार हो गया, यूक्रेन रसिया का वार चल रहा है, या कि इजराइल फिलिस्तीन का या गाजा का स्पेशली वार चल रहा है, तो ये जनरल पब्लिक को परेशान कर रहा है। प्राइस हाइक हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ये जनरल पब्लिक के इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अभी आगे चलकर ये आप देखेंगे यूक्रेन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2024 में भी यूक्रेन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2022 में अफगानिस्तान में इशू था तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और फिर देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल करेंसी के बारे में जितना, जैसे बिटकॉइन वगैरह था, तो उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूज में था और जनरल पब्लिक को वो इम्पेक्ट करेगा। वैसे अभी आप चैट जीपीटी वाला देख रहे हैं ना, कितना ज़्यादा न्यूज में ये बना है, सब एआई का यूज करके फ़ोटो जनरेट कर रहे हैं, इमेज, टेक्स्ट, सब कुछ जनरेट किया जा सकता है एआई का यूज। तो यूपीएससी एप्लीकेशन पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं। तो टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, इवन उसको आप केवल इनपुट देकर, मतलब अपनी इमेज ना भी दोगे तो, अब तुम्हारी इमेज नहीं दोगे तो तुम्हारी नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप कहोगे कि इमेज क्रिएट करो व्हाट यू थिंक अबाउट मी, तो वो हो सकता है कि तुम्हारी भी कोई इमेज बना दे वो, ठीक है। हो सकता है कि वो इनकरेक्ट हो बट बना देगा। तो इसमें कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, करेक्टरिस्टिक या ऑब्जेक्टिव क्या है, या आप एक करेक्टर या फीचर्स इसमें पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हमको पता है कि ये माइंड लेवल पर ये ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को रेप्लिकेट करके काम करता है। ह्यूमन डिसीजन को रेप्लिकेट कैसे करता है? जैसे हमारा माइंड क्या होता है, वो क्या करता है, वो प्रोसेस करता है किसी इंफॉर्मेशन को, लर्निंग करता है, लर्निंग के कैपेबल हैं हम, रीजनिंग के कैपेबल हैं हम, सेल्फ करेक्शन भी करते हैं। वैसे एआई भी सेल्फ करेक्शन कर सकता है, आप एआई यूज करना, और अगर एआई कोई गलत डाटा दे देगा तो आप उसको कहेंगे रीचेकिंग, और जैसे आप रीचेकिंग के लिए बोलेंगे वो रीचेक करके सही करेक्ट बता देगा। फिर मतलब वो खुद लर्निंग के भी कैपेबल है, सेल्फ लर्निंग के कैपेबल, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए मैंने एआई का बहुत ही अच्छा आपका नोट्स दे दिया है, ये प्लीज़ पढ़ लेना आप। अब जैसे ये कुछ इनिशिएटिव है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है। ये एक रिपोर्ट याद रखना कि रिस्पॉन्सिबल एआई रिपोर्ट किसने निकाला है, तो नीति आयोग ने, ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर ग्लोबल एआई इथिक्स फ्रेमवर्क यूनेस्को का है। वैसे ही यहाँ पर ये भी रिपोर्ट याद रखेंगे, ये भी, ठीक है, यह पढ़ लेना खुद डाउनलोड करके। फिर यहाँ पर मैंने देखिए दे दिया है कि नेशनल एआई पोर्टल जो इंडिया का है वो किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी और नास्कोम ने। फिर रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, ये किसके लिए, तो जनरेशन मतलब अवेयरनेस जनरेशन करने के लिए एक स्कूल स्टूडेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इंडिया एआई मिशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई। फिर ए रावत, ये एक ऐसा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर है जो एआई पर वर्क करेगा, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, इंडिया का ये मेजर इनिशिएटिव है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एआई के की करेक्टरिस्टिक बताई, यही तो पूछा एआई ने। लर्निंग कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, परसेप्शन डेवलप कर सकता है ये। फिर ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कर सकता है ये, ठीक है। तो ये पजल वगैरह को सॉल्व कर लेगा, ये ड्राइंग कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस आएगा क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर ये नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई, इन सब का ये टाइप्स ऑफ एआई में याद रखेंगे। अब नैरो एआई जो हम लोग यूज करते हैं विदाउट पेड जो होता है ना, टास्क स्पेसिफिक होता है, जैसे सिरी हो गया, गूगल हो गया, गूगल ट्रांसलेट जो होता है ना, ये नैरो एआई का काम है। फिर जनरल एआई, जनरल एआई जैसे ह्यूमन लेवल कॉग्निटिव एबिलिटी जिसमें हो, हमारे लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी जिसमें हो, जिस उसको हम कहेंगे कि हाँ ये और ज़्यादा एडवांस है ना। फिर सुपर एआई जो हमसे ज़्यादा हो, एआई सरपैसिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है।
तो ये सब पढ़ लेना, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे या ना लगे फिर भी पढ़ लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, और इम्पोर्टेंट मैं इसलिए इसको कहूँगा कि ये पूछता है कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है हैज रिसेंटली स्टार्टेड न्यू इनिशिएटिव सच एज भारत विद्या परियोजना, बृहत्तर भारत, नारी संवाद प्रकल्प, प्राकल्प। तो अब देखिए, ये मैं कहूँगा एक वर्ड में याद रखना कि ये तीनों जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, और ये किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। बस इतना ही याद रखोगे, काम हो जाएगा आपका। फिर देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, जो अभी डेवलप हुआ था, नौ नालंदा यूनिवर्सिटी डेवलप हुई थी ना, जिसका अभी कैंपस भी नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। तो ये 2024-25 सब में न्यूज में था, पीआईबी से डायरेक्टली ये पिकअप कर लिया गया है क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट established under the Union Ministry of Culture is promoting to preserve, protect, promote Lord Buddha teaching, यहीं से पता चल जाना चाहिए था, and value of love, compassion, non-violence और developing good moral values and practices। तो कौन सी यूनिवर्सिटी इसी काम के लिए इस्टेब्लिश की गई है, तो आपको पता है नौ नालंदा महावीरा, जो कि नालंदा बिहार में। आपको पता होगा जो पुराना वाला नालंदा था जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको इस्टेब्लिश किया था कुमार गुप्ता ने, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, फिर याद रखना कि जो ये नौ नालंदा इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पर ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। 2014 में इसका फिर से इसको इस्टेब्लिश हुआ। इसमें चाइना वगैरह ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, नेपाल, चाइना, इन लोगों ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर क्या क्या टीचिंग दी जाती थी ये सब पढ़ लेना यार, मैंने ऐड वैसे नहीं किया है। जो हमारी पुरानी नालंदा थी वहाँ पर टीचिंग कैसी कैसी होती थी, देखिए वहाँ पर वेदास पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि वेदा पढ़ाए जाते थे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में कि नहीं, उस टाइम तो पढ़ाए जाते थे। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, बुद्धिज्म, बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आए थे पढ़ने के लिए, चाइना, कोरिया, तिब्बत। आज हम पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, पहले वो लोग आते थे। ठीक है, फिर देखिए कुछ जब ये नौ नालंदा इस्टेब्लिश हुआ तो हमने कुछ यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप भी किया इसको डेवलप करने के लिए अच्छे, जैसे हार्वर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया। ठीक है, और इसके जो नौ नालंदा के जो पहले आप कह सकते हैं कि चांसलर जो हुए, फर्स्ट चांसलर, वो अमर्त्य सेन थे, बहुत फेमस हैं, याद रखना इनका। ठीक है, बस बाकी ये पढ़ लेना थोड़ा बहुत जो इसमें दिया गया अच्छे से। अब देखिए निर्भया फंड, सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको एक फैक्ट याद रखना क्या है कि ये नॉन लैप्सेबल फंड है, which is utilized for the project specifically designed to improve the safety and security of women। मतलब स्पेशली ये ह्यूमन के लिए ये फंड यूज किया जाएगा। आपको पता होगा निर्भया फंड कब इस्टेब्लिश हुआ था, जब एक बहुत हीनियस क्राइम या गैंग रेप हुआ था 2012 में। आपको पता होगा निर्भया नामक लड़की का ना, बहुत ही हीनियस था। उसके बाद ये स्टेप लिया गया कि हम एक ऐसा फंड बनाएंगे सेपरेट, जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी की बात करेंगे और वहीं से पैसा आएगा, बहुत सारी स्कीम लाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए मैंने निर्भया फंड पर एक MCQ भी दे दिया गया, आप प्लीज़ इसको सॉल्व करना अपने अकॉर्डिंग। निर्भया फंड कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2000, देखिए ईयर 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, 2012 में वो क्राइम हुआ था, बहुत ही हीनियस था। ठीक है, तो ये निर्भया फंड किसके अंडर वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, यही एडमिनिस्टर करते हैं इसको। ठीक है, बस ये याद रखना थोड़ा। अब देखिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने जो देखिए, मैं यहाँ पर आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन आप ये डिटेल पढ़ लेना, जितना इंपॉर्टेंट है ये डिटेल में बता नहीं सकता आपको। ये कह रहे हैं कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है जो लॉन्च किया गया 2015-16 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम टू, इसका गोल क्या है। देखिए परंपरागत का अगर आप हिंदी निकालेंगे तो या इंग्लिश निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रेडिशनल मीन्स ऑर्गेनिक वगैरह। तो इसका जो परंपरागत कृषि विकास योजना का जो मेन गोल है वो है कि सपोर्ट करना, प्रमोट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंट्री में। और ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ये किसके अंडर आता है,
तो इट इज अ सब स्कीम अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। और एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन होता है वो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है इसके अंडर, उसके थ्रू सर्टिफाई किया जाएगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपको 50,000 3 ईयर्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा अगर आप क्लस्टर बनाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो। बाकी यहाँ पर पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा आपको दिया गया है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी मिलता है। अब देखिए ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उसमें उसको डेवलप्ड जो कंट्री है जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का डिमांड है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करेंगे तो उसको सर्टिफाई करेंगे तभी वो लोग खरीदेंगे, तो सर्टिफिकेशन भी होता है। ठीक है, तो ये इसका आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि व्हेन डिड द यूनियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। विजन क्या था इसका? सहकार से समृद्धि। तो देखिए 2021 में कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं। इसके अंडर एक मैंने फैक्ट दिया है, याद कर लेना कि जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो किसके अंडर, ये पहले ये याद रखना कि एक स्टेचुटरी बॉडी है। इतना ही याद कर लोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंडर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स या कॉरपोरेशन के अंडर ये स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ, तो ये इज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ये सीधा पीआईबी से यार उठाया गया है, सीधा डायरेक्टली, मतलब पीआईबी के हेडिंग जो होती है ना वहीं से लाया गया है इसको, क्वेश्चन ही हेडिंग है। बट देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो ओएनडीसी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उसके बारे में बताना है। कह रहे कि इट वाज लॉन्च इन 2021 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में इसको लॉन्च किया। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट के अंडर आता है। कॉरपोरेट आपको पता होगा ना। और इसका एम क्या है? ये डेमोक्रेटाइज करेगा जो ई कॉमर्स इंडिया में, जैसे अभी देखें तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, यही दो मेजर ई कॉमर्स हैं, लेकिन ये क्या करेगा? डेमोक्रेटाइज करेगा ई कॉमर्स को। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। फिर कह रहे कि इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन 2024 इन ई रिटेल पेनिट्रेशन। नहीं भाई, चाइना भाई अलग है, चाइना अभी काफ़ी उसके यहाँ पर ई रिटेल पेनिट्रेशन है। तो ये थर्ड इनकरेक्ट है, यहाँ पर आपको 1 एंड 2 ओनली करेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी डिटेल दे दी है कि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आप याद रखेंगे। और ये एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी इस्टेब्लिश हुआ है जो ओएनडीसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल लगी वो ये लगी कि ओएनडीसी इज नॉट अ सेंट्रल मीडिएटर और इंटरमीडियरी, नाइदर डज इट इंटरफेस विद द बायर एंड सेलर। ओएनडीसी इज अ मेरली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, या आप कह सकते हैं जो भी। तो ये मुझे डायरेक्ट उसके साइट पर मिला, मैंने लिख दिया यहाँ पर दिया। यही यूपीएससी बोलेगा कि ओएनडीसी इज अ सेंट्रल मीडिएटर ऑफ ई कॉमर्स। नहीं है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहे कि मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज मानक स्कीम है। ये स्कीम है आ स्कीम अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। जो इंस्पायर स्कीम है उसके अंडर एक मानस की स्कीम है। तो उसका यहाँ पर पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये काम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमको ये पता चल जा रहा है कि परस्यूट करना है साइंस में, इनोवेशन में, किसको? मिलियन माइंड्स को। मिलियन माइंड मतलब बहुत सारे लोगों को साइंस और इनोवेशन में हेल्प करना है या प्रमोट करना है बहुत सारे लोगों में। तो देखिए अब इसको अगर हम थोड़ा माइंड में रखते तो हम 50-50 पर पहुंच सकते थे इस क्वेश्चन में। कैसे? कॉलेज टीचर ऑफ द कंट्री को ये इंक्लूड करें कैसे? यार मिलियन माइंड्स की बात कर रहा है, और कॉलेज टीचर किस एज में पहुंचते हैं, फिर उनमें साइंस और टेक्नोलॉजी को परस्यूट करके क्या ही लेना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फिर कहेगी द रिसर्चर स्कॉलर्स, इनके पास तो पहले से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या करना, ये भी नहीं होगा। अब ये एंड डी में कन्फ्यूजन था क्योंकि दोनों स्टूडेंट की बात करता था। यहीं पे आप से देख सकते थे कि यही में
ज़्यादा कन्फ्यूजन है यही में, दोनों में से आंसर होगा क्योंकि दोनों में कोई ना कोई सिमिलरिटी भी है। ठीक है, तो ये आंसर जो आपका है वो डी है कि स्कूल चिल्ड्रन जो हैं 6 से 10 क्लासेस में, जो 6 से 10 तक क्लास में पढ़ते हैं, और जो एज ग्रुप 10 से 15 एज के ग्रुप है, उनमें थोड़ा साइंस, इनोवेशन, इन सब के बारे में प्रमोशन करना है, उनको बताना है, सिखाना है कि इस एरिया को भी चूज करें। अब देखिए ये जो इनिशिएटिव है वो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है उसके द्वारा, ये याद रखना है, पूछ लेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अवार्ड इसके अंडर भी मिलता है, याद रखना कि ये जो स्टूडेंट होंगे उनको कुछ अवार्ड मिलेगा 10,000 का। बाकी ठीक है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, इतना ही उसमें इंपॉर्टेंट था। फिर कह रहे कि हु अमंग द फॉलोइंग वर अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024। गुकेश कितना ज़्यादा न्यूज थे चेस के रिगार्डिंग, इनको मिला ही था। श्री हरमनप्रीत सिंह, इनको भी मिला था। मनु भाकर को भी मिला था। देखिए जो ये श्री प्रवीण कुमार थे, इनको अर्जुना अवार्ड मिला था। तो 1 2 4 होगा। बाकी यहाँ पर ये देख लेना थोड़ा जो आपको पता चले। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर इन्होंने पूछा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इन्होंने पूछा कि ही वाज बोर्न, मतलब एक पर्सनालिटी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया और पूछा कि ये कौन सी पर्सनालिटी के बारे में बोला गया। यूपीएससी भी ऐसे पूछता है। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे जो आपको कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी पकड़ने वाली थी वो थी कि भारत एक खोज में इन्होंने बहुत एक्टिवली रोल किया है। अब भारत एक खोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी उस पर ही ये भारत एक खोज लिखा गया है। भारत एक खोज एक सीरीज थी जो टेलीविज़न पर आती थी, 53 एपिसोड हैं, बहुत ही अच्छी थी। तो इसको किसने डायरेक्ट किया था या किसमें बहुत एक्टिवली रोल किया था, तो श्याम बेनेगल जी ने। तो याद रखना इतना ही, मतलब न्यूज में थे इसीलिए पूछा गया था, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर ये यूपीएससी नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बट फिर भी करे कि द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ कुवैत। थोड़ा लोकेशन वगैरह इनमें देख लेना। फिर कहते हैं बाल्ड ईगल, ये पूछ सकता है, जो बाल्ड ईगल एक पक्षी होता है उसको किस देश ने नेशनल अवार्ड घोषित कर दिया गया है, सॉरी नेशनल बर्ड घोषित किया है, तो यूएसए ने। तो याद रखना यूएसए हैज डिक्लेयर्ड बाल्ड ईगल एज ए नेशनल बर्ड। अब देखिए ये सूर्य किरण जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी कंट्री के बीच होता है, एक इंडिया है और एक दूसरा नेपाल है। देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। यहाँ पर ये देख लीजिए यूपीएससी ने 2024 में ही पूछा कि जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है, जो कि मैं बता दूं आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच है, केवल आपको इतना ही पता होता कि ये किसके किसके बीच है। जैसे अभी सीडीएस में देखा, आपको इतना ही पता होता कि इंडिया और श्रीलंका के बीच है, तैसे यहाँ ये बांग्लादेश इनकरेक्ट करते, और जैसे आप 1 इनकरेक्ट करते तैसे यहाँ पर देखिए 30 1 2 3 4 करेक्ट हो जाता। मतलब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, मेरा कहने का ये मतलब है, तो आप थोड़ा पता करते रहना। फिर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए ये पूरा पीआईबी से लिया गया न्यूज है। देखिए इस बार पीआईबी के बहुत सारे न्यूज उठाए गए हैं, तो पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। देखिए कह रहे कि मोइडम है जो जिसको कहा जाता है द माउंड ऑफ बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी वाज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे इंडिया में ऐड किया गया है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। और अभी के टाइम पे बात करें तो इंडिया हैज अ 6th लार्जेस्ट, वर्ल्ड लेवल पर 6th लार्जेस्ट कंट्री बन जाती है जिसके पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, फिर देखिए ये कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। ये न्यूज में था, ये भी पीआईबी से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री ने, उसने कुछ लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। पहले से ही हमको पता है, जो तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, मलयालम्स हो गए, ये सब पहले से क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इनको मिला हुआ था। अभी कुछ लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज मिला है, वो थे पाली, असमीज, बंगाली। देखिए यहाँ पर मैथाली नहीं होगा, मराठी होगा, मराठी। तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ लेना थोड़ा, यहाँ पर मैंने दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट परी इज अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नहीं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये नहीं है, ये आप कह सकते हैं कल्चरल मिनिस्ट्री वगैरह का है। तो ये इनकरेक्ट, ओनली 1 आर करेक्ट। ठीक है,
तो थोड़ा ये पढ़ लेना, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस, 1 मिनट, दिस और दिस दोनों पढ़ लेना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है PSLV दिया गया है और कहा गया कि उसके द्वारा इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। तो PSLV के टाइप दिए गए हैं थोड़े। तो देखिए जो PSLV 57 था उसने DSR में रिलीज किया था, ये सही है। PSLV C58 ने एक्सपोसेट किया था। ये याद रखना कि ये इंडिया का मिशन है और सेकेंड मिशन है वर्ल्ड का। पहला USA ने, देखिए जो ये मैं अभी आपको CSC 2022 का 22 का क्वेश्चन करा रहा हूँ, 23 का, उसमें मैंने ये विदाउट, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ये पूछेगा, बट मैंने वहाँ पर सॉल्यूशन कराया था। तो एक्सपोसेट एक ऐसा मिशन है जो कि एक्स रेज वगैरह और जो न्यूट्रॉन स्टार से जो रेज निकलती हैं उन सब का स्टडी करेगा ये, ठीक है। ये इंडिया का मिशन है, याद रखना। तो एक्सपोसेट हो गया। प्रोबो 3 इंडिया और यूरोपियन एजेंसी की, जो स्पेस एजेंसी है, उसका जॉइंट मिशन है, लेकिन PSLV 59 से लॉन्च हुआ था। अब देखिए PSLV C60 से जो स्पेडेक्स दिया गया है, अभी ये मिशन लॉन्च ही नहीं हुआ, तो इसका कोई बात ही नहीं बनती कि किससे लॉन्च हो। तो यही इनकरेक्ट है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी आप देखिएगा, अगर आपको कोई इशू हो तो बताना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, लो फ्रूट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस GST। तो हमको पता है 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने इंट्रोड्यूस किया था। इसने GST काउंसिल फॉर्म की, इसने कुछ आर्टिकल भी ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ऐड किया। तो GST काउंसिल क्या बन जाती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर यहाँ पर देखिए ये भाई CDS से डायरेक्टली लिया गया, CDS से डायरेक्टली इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, पूरा PYQ बिल्कुल रिपीटेड है। तो ये कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग, जो यूनाइटेड नेशन एजेंसी है उसने एक से ज़्यादा बार नोबेल प्राइज जीता। तो वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन है, जिसने ये एक से ज़्यादा, आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट कमीशन, उसको 1 से 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ये जो बॉडी, इन सबको एक एक बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में। क्यों, देखिए यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये बहुत न्यूज़ में है। देखिए फिलिस्तीन, गाजा का इशू, यूक्रेन का इशू, फिर और भी कंट्रीज में हर जगह मतलब ह्यूमन राइट का वायलेशन ही हो रहा है। तो ये पढ़ लेना थोड़ा, और ये भी पढ़ लेना यूनिसेफ का। देखिए अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इस बार जो पॉलिटी के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा जो ये कमीशन हो गए, बॉडीज जो हो गई, इन सब के बारे में UPSC ने ज़्यादा फोकस किया है। ये पहला चेंज आप थोड़ा सा स्लाइट चेंज आप समझ सकते हैं कि हाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है। तो कह रहे हैं कि सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर होता है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, टर्म जो होगा 4 ईयर होगा, मैं यही बता दिया आपको। फिर कहिए द कमेटी टू रिकमेंड। अब जो देखिए अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन एक कमेटी फॉर्म होगी उससे पहले जो कि रिकमेंड करेगी किसको ये अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। तो उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, PM होगा, होम मिनिस्टर जी होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और इन केस आप कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए क्राइटेरिया होती है। तो अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी लोकसभा में उसके हेड इसके मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द कमेटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिल्कुल है। फिर कह रहे हैं कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस में द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन अपोजिशन इन लोकसभा कैन बी वन द, क्या लिखे हैं, कैन बी ऑन द कमेटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यार यहाँ पर इनको सही से लिख भी नहीं पाते, कैन बी या मेंबर ऑफ होना चाहिए, लेकिन सही है भी, यहाँ पर भी ये भी सही है। तो 1, 2 का 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बहुत अच्छी डिटेल दी है, पढ़ लेना। देखिए ये एक बात याद रखना, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता, किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है इसका। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, नो अदर मेंबर्स और नो अदर मिनिस्ट्रीज। हाँ मैंने बताया कि एक बात याद रखना कि जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये कमेटी बनी थी श्री संथानम कमेटी, उसी ने रिकमेंड किया था कि ऐसी कोई बॉडी लेकर आओ। बाकी ये पढ़ लेना अपने आप। देखिए यहाँ पर भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में मैंने दिया, ये भी पढ़ लेना।
ठीक है, पढ़ ही लोगे, अच्छे हो आप लोग तो। फिर यहाँ पर कोई इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस डे को मनाया जाता है यूएन जनरल असेंबली ने, तो वो 15 सितंबर को डिक्लेयर किया है। बाकी तो ठीक है यार, वो तो पूछ लेगा। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है, नीति आयोग तो पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही पूछता है। अब कह रहा है कि जो गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की, उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा ऑफ लद्दाख इज अ मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल, बिल्कुल है। देखिए यूनियन टेरिटरी के और स्टेट सबका रिप्रेजेंटेशन होता है गवर्निंग काउंसिल में, तो ये होगा ही। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट है। बाकी आप नीति आयोग के बारे में जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। फिर देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है जो किसी बॉडी और कमीशन पे आया है। कह रहे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर करेक्ट, कह रहे स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल है। फिर कह रहे कि इट हैज़ द मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर द वुमेन, भाई बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, गलत नहीं कर सकते आप। कह रहे कि इट हैज़ द मैंडेट टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन, बिल्कुल। तो ये एडवाइज करने की बात कर रहा है, करेगा ही। तो 1 2 3 करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। आप वुमेन कमीशन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना, मैंने वहाँ पर डिटेल नहीं दी, हो सकता है कि मैं पीडीएफ आपको दूं तो डिटेल उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। कह रहे कि हुच अमंग्स दी फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2024 का डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीट कर दिया सीएससी का। तो देखिए 2003 के बाद कोई भी 8th शेड्यूल में लैंग्वेज नहीं इंक्लूड हुई है, पहली बात ये याद कर लेना। और 2003 में 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो यही ऐड हुई थी। तो 2003 में ऐड हुई कौन? मैथिली। और ये जो नेपाली हो गए, कोंकणी हो गए, मैनपुरी हो गए, ये भी ऐड हुए, लेकिन ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में ही ऐड हुए थे, ठीक है, 8th शेड्यूल में। तो कौन आंसर है लेटेस्ट में? मैथिली। इसमें पूछा गया कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। कैसे? बिहार और तमिलनाडु के बीच ही आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चांस ही नहीं कि इतनी पॉपुलेशन हो कि वहाँ राज्यसभा सीट ज़्यादा हो, क्योंकि राज्यसभा सीट भी पॉपुलेशन पर डिपेंड होती है। और वो लोकसभा का जहाँ पर सीट ज़्यादा होगी आप देखेंगे वहाँ पर राज्यसभा की भी सीट ज़्यादा होगी। तो बिहार में बात करें तो लोकसभा के 39 या 38 सीट्स हैं, तमिलनाडु में 40 के अराउंड सीट्स हैं। तो कौन सही है? तमिलनाडु में ज़्यादा राज्यसभा की सीट्स हैं, ठीक है। देखिए आंसर तो आप खुद भी निकाल लेंगे, थोड़ा आप वैल्यू एडिशन देखते चलिए और शिफ्ट देखिए कि क्या क्या पूछ सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया, कह रहे हैं कि जो द टर्म ईस्टर्न रिवर्स जो इंडस वाटर ट्रीटी में यूज किया गया, इसका मतलब होता है सतलज, ब्यास, रावी, बिल्कुल सही है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है कि देखिए कौन से रिवर का वाटर पाकिस्तान ज़्यादा यूज करेगा और कौन से रिवर का वाटर इंडिया ज़्यादा यूज करेगा। तो ईस्टर्न रिवर के वाटर इंडिया ज़्यादा यूज करता है। वो रिवर कौन कौन सी है? सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया। और वेस्टर्न रिवर जैसे इंडस हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, इनको पाकिस्तान मेनली यूज करेगा। तो ये दोनों सही है, ठीक है, याद रखना। बाकी अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर से नहीं 40 तक कर ही लेते हैं। करे व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बार रिपीट हुआ है। कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो 86th हुआ था 2003 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, हमको पता है उसने राइट टू एजुकेशन ऐड किया था, किसमें? आर्टिकल 21 ये में, ठीक है, राइट टू एजुकेशन ऐड किया था। लेकिन इसने डीपीएसपी भी अमेंड किया था और फंडामेंटल ड्यूटीज भी अमेंड किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज में 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया था और डीपीएसपी में जो 45 नंबर का डीपीएसपी है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, केवल मॉडिफिकेशन। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज एडेड द राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नहीं, राइट टू एजुकेशन जो है एज अ फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था आर्टिकल 21 ये में। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि डीपीएसपी में राइट ऐड करना वैसे भी नहीं लगता कि सही है। फिर कह रही कि राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ
फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। देखिए राइट टू वर्क, अभी हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन पार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट का, तो फिर ये कैसे डीपीएसपी का हो सकता है, मतलब पहले ऑप्शन से ही सेकंड इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पर नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे, देखिए यहाँ पर इतना अच्छा आपको डॉक्यूमेंट दे दिया है कि आप पढ़ के गंगा नहा सकते हो। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। 21 ऐड हुआ था, 45 का जो वर्ड है उसको सब्सटीट्यूशन थोड़ा किया गया था, उसमें कहीं भी राइट टू एजुकेशन नहीं ऐड किया गया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी के ऐड की गई थी। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर 31 देखिए, ये बहुत सिंपल, बहुत बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, नो इशू। कह रहे कि आर्टिकल जो 12 है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेट है, तो पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, लोकल बॉडी हो गई, कोई कमीशन हो गया, कोई एक्ट के द्वारा बनी हुई बॉडी होगी, सब स्टेट आते हैं आर्टिकल 12 के अंडर। तो 1 2 3 का 4। फिर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा था, बट आप भी बताना क्या सही है इसका। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पूछा गया, कह रहे कि द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर सू मोटो, मतलब अपने आप एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल ले सकता है स्पीकर। स्पीकर इज अ लीडर होता है ना पूरे हाउस का, कह सकते हो पूरा प्रोसीडिंग क्या करना है, कैसे चलेगा, क्या कोरम होगा, सब कुछ स्पीकर डिसाइड करते हैं। कह रहा कि अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर द आइटम इन लिस्ट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल प्रिविलेज का क्वेश्चन जो होगा उसका प्रायोरिटी होती है अदर बिजनेस से। फिर कह द प्रिविलेज एक्सटेंड टू द फ्रीडम फ्रॉम द प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन, मुझे लगता है प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको इनकरेक्ट माना, बाकी 1 और 2 को करेक्ट। बाकी आप भी अपना आंसर बताना, ठीक है। और पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग के बारे में, प्रिविलेज के बारे में, ये सब पढ़ के जाना यूपीएससी में। फिर कह रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडजर्नमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, जिसने ये मार्क किया उसको लगा होगा करेक्ट पहुंचा है, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट करेक्ट। तो एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू एनी रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर्स है उस पर पूरे हाउस का अटेंशन लेकर आना, ठीक है। और ये एक ऐसा मोशन है जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर कह सकते हैं, मतलब बीच में बातें चल रही है लेकिन आपको कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस लगता है तो आप एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है तो क्या नॉट करेक्ट है, क्या यहाँ पर कह रहा है कि दिस मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट मे इवन बी विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जो ज्यूरिडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन है वो स्टेट लेजिस्लेचर में उठाए जाएंगे, वो पार्लियामेंट में क्यों, पार्लियामेंट में केवल पार्लियामेंट का जहाँ तक ज्यूरिडिक्शन है उसके मैटर उठाए जाते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी ये तीनों करेक्ट हैं, याद रखना। नेक्स्ट पर चलें। ये तो भाई बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करते हो तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। कह रहे कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो हमको पता है इमिशन रिडक्शन से, पता नहीं इन्होंने कैसे ओजोन डिप्लीशन मार दिया, हो सकता है इनको कन्फ्यूजन हो गया हो, नो इशू यार, हो जाता है कभी कभी। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें कि किगाली अमेंडमेंट जो हो गया वो भी ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किगाली अमेंडमेंट आया था, तो हो सकता है कि शायद उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हो, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ इमिशन ग्रीन हाउस ऑफ गैस, ओजोन डिप्लीशन से यहाँ पर मैंने दे दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है, ठीक है, पता चल गया आपको। नेक्स्ट पे चलें, अब 35 देखते हैं। 1 मिनट रुकिए। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, और रीजन फॉर द आस्किंग दिस ऑप्शन, जिस ऑप्शन का क्वेश्चन था उसको नहीं, क्यों, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनी का बंटवारा है अब, और जो लाइन्स है उसके बारे में क्वेश्चन चल ही रहा था कि कहाँ से, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें पूछा गया कि हु अमंग द वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमार्केटिंग द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ 1947।
सबको पता है हम इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। और जैसे रेड क्लिफ के तैसे ये ऑप्शन सही हो गया। देखिए मॉर्टिमर डूरंड जो थे उन्होंने डूरंड लाइन इस्टेब्लिश की थी इंडिया अफगानिस्तान। हेनरी मैकमोहन जो थे चाइना और इंडिया के बीच लाइन इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने डिमार्केट किया था। और ये याद रखना ऑर्थर बेलाफोर जो था इसने क्या किया था, ये प्लेस्तीन के डिक्लेरेशन और प्लेस्तीन का जो आप कह सकते हैं कि लाइन डिमार्केशन था उससे रिलेटेड है। फिर देखिए 36 क्या कह रहा है कि व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी अ फ्रीडम फाइटर इज नॉट करेक्ट पूछा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन इनको कहा गया यूपीएससी ने और गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट निकाला और उसमें उन्होंने इनको कहा अनसंग हीरो, मतलब जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पता है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कैसे कह रहे कि सी वाज द फर्स्ट देखिए इसीलिए रीजन है, सी वाज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू बी द एडमिटेड इनटू मेंस कॉलेज। कहाँ मेंस कॉलेज में, मद्रास में, चेन्नई में आप कह सकते हैं। फिर कह रहे कि सी वाज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर इन द ब्रिटिश इंडिया। आप समझ सकते हो क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, कौन कौन से, अगर फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर इन ब्रिटिश इंडिया है और कौन से, मद्रास कॉरपोरेशन के। ठीक है, फर्स्ट मद्रास कॉरपोरेशन में फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर थे। बाकी ये जो मैंने एडिंग किया है पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल, बिल्कुल थे। करें कि सी वाज हॉनर्ड विद द भारत रत्न इन 1956। देखिए 1956 में तो बहुत मेन पर्सनालिटी को तब तक भारत रत्न दिया गया था। इनको क्या दिया गया था 1956 में, इनको दिया गया था पद्म विभूषण, आप कह सकते हैं पद्मा भूषण या जो होता है ना वो अवार्ड दिया गया था इनको। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। बाकी यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी डिटेल दिया है। सी वाज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन ब्रिटिश इंडिया मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर यहाँ देखिए फर्स्ट वुमेन हाउस सर्जन इन द गवर्नमेंट मैटरनिटी एंड ऑप्थाल्मिक हॉस्पिटल, फर्स्ट वुमेन सर्जन था। फिर यहाँ पर देखिए द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड एंड द फर्स्ट वुमेन डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द फर्स्ट एडवर्म वुमेन ऑफ द मद्रास कॉरपोरेशन। कितने ज़्यादा, मतलब समझ सकते हो ना कितना ज़्यादा इन्होंने हाईएस्ट पोजीशन पहली बार होल्ड किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए वैसे भी। ये देखिए क्या कह रहे हैं इन्होंने, एक यहाँ पर स्टेटमेंट दी और कहा कि ये स्टेटमेंट किसके बॉडी से रिलेटेड। कहा कि सिंस वार बिगिन इन द माइंड, सिंस वार्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ अ मैन, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये कौन सी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, मतलब यूनेस्को का। इतना ही याद रखो इसमें, और मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा है। बाकी ये बॉडी के बारे में पढ़ सकते हो सब, एवरी बॉडी के बारे में। देखिए ये ऑप्शन कैसे आप 50-50 हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वार, पीस, नहीं लगता ना। फिर यहाँ पर देखिए क्या करें, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यहाँ पर ये इसको भी इनकरेक्ट कर सकते थे। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी कहीं ना कहीं इनकरेक्ट कर, सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पर बात करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते थे। बाकी देखिए पता हो तो वही ज़्यादा अच्छा हो। ये देखिए सीधा यूपीएससी के क्वेश्चन से यहाँ इन्होंने कॉपी किया है। कह रहे कि व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विद द यूक्रेन। तो यहाँ पर लिथुआनिया, लातविया, यूपीएससी ने 2024 में या 23 में ऐसे ही ऑप्शन दिए थे। लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब नहीं शेयर करते यूक्रेन से बाउंड्री। 2023 का क्वेश्चन था, सॉरी बता दिया मैंने, सीएससी। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आओ। तो यूक्रेन से बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैसे जाओ कौन कौन से हैं, पोलैंड हो गया, स्लोवेकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, बेलारूस हो गया, रसिया हो गया। तो बेलारूस, रोमानिया, पोलैंड, रसिया, ये सब शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहे फर्स्ट लॉ जो कमीशन था रिकमेंडेड द इंडियन पीनल कोड 1860,
बिल्कुल सही बात है। और जो फर्स्ट लॉ कमीशन हुआ था वो इस्टेब्लिश हुआ था जो चार्टर एक्ट 1833 का आया था उसके अंडर। और इसके जो चेयरमैन थे, जो चेयर कर रहे थे वो मैकॉले थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इन्होंने रिकमेंड किया था जो आईपीसी 1860 है, सही है। फिर कह रहे कि इंडियन पीनल कोड 1860 हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता इन 2023। देखिए, अगर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से जाएं तो टू भी सही है, लेकिन अगर रियलिटी में सोचे तो जितने भी इंडियन पीनल कोड के ऑप्शन थे वो सारे भारतीय न्याय संहिता में आ गए हैं। सारे रिप्लेस करके रिपील्ड करके फिर से तो नहीं लिखा गया है, कुछ तो इसके पोर्शन न्याय संहिता में भी है। तो भाई ये डिबेटेबल है। अब यूपीएससी देखते हैं कौन सा आंसर मानता है। बट 1 एंड 2 वैसे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट तो पीआईबी दोनों बोलता है कि हाँ रिपील्ड करके रिप्लेस कर दिया गया है। तो भाई देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर जब मैं पीआईबी देख रहा था तो कुछ मुझे कमेटी दिखी, जैसे बिजरू बाह कमेटी हो गई, विश्वनाथन कमेटी हो गई, मल्ली माधवा मेनन। तो ये याद रखना कि ये सब कमेटी लॉ कमीशन से, लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड है। यूपीएससी पूछेगा, तुम अभी नहीं पता लेकिन ऐसे कमेटी का नाम देके पूछ लेगा वो। 40 नंबर देखते हैं। करे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सेटिंग ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये आपका कैसा क्वेश्चन है? पांचवा क्वेश्चन है जो आपका कमीशन और बॉडी पर है, पांचवा छठवां क्वेश्चन है। करे कि द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पॉपुलरली नोन एज अ कालेकर कमीशन। बिल्कुल, जो कालेकर कमीशन था वो 1953 के अराउंड इस्टेब्लिश हुआ था, जो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन कहा जाता है। बट इसके जो रिकमेंडेशन थे वो माने नहीं गए थे, ये याद रखना। फिर करें कि जो थर्ड बैकवर्ड, देखिए कोई थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, मंडल कमीशन जिसको कहते हैं, 1980 और 79 के अकॉर्डिंग। 79 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1980 में उसने अपना रिकमेंडेशन दिया था और उसी को मानकर तब ओबीसी का आपका रिजर्वेशन चलता है, मंडल कमीशन। तो यहाँ पर कोई थर्ड नहीं, ये सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, वन ओनली करेक्ट। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि अब यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे ये भी साइंस के क्वेश्चन हैं। यहाँ से फिर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं किसके? यूपीएससी के क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि अभी ये दूसरी वीडियो में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अभी ये लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। दूसरी वीडियो में इसको करते हैं अच्छे से, ठीक है, नो डाउट। और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा और वैल्यू एडिशन कर दूंगा तो आपको बताते चलूँगा। बाकी ये थोड़ा आपको पता चला होगा थोड़ा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक हमने जो देखा उसमें हमें ये पता चला है यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज़ हैं कुछ वो इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को की जो साइट्स हैं न्यू जो डेवलप हुई हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा जो ये कमीशंस होते हैं, बॉडी है जो पॉलिटी में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पार्लियामेंट में ज़्यादा प्रिविलेज वगैरह पे फोकस कर लेना है थोड़ा, क्योंकि पूछ सकता है वो, तो वो ज़्यादा जैसे प्रिविलेज हो गया, एडजमेंट मोशन पूछा था तो इस पे थोड़ा, ठीक है। बाकी जो पॉलिटी पे क्वेश्चन हमने देखे वो सारे सदाबहार क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल पेपर अभी तक देखा जाए तो मुझे साइंस का तो नहीं पता, बट ओवरऑल पेपर मॉडरेट बोल सकते हैं, ईजी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन में ही निकल गए। मॉडरेट है। कट ऑफ तो भाई जो सीडीएस वाले टीचर होंगे वो बताएंगे आपको, ठीक है। बाकी चलते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।